नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए साइकोलॉजी का पेपर नंबर 55 लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही शानदार 30 प्रश्न आपको साइकोलॉजी को देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। सभी को पता है कि आपके जुलाई माह में आयोजित होने वाले हैं रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो। तो यहाँ पर अच्छे से प्रश्नों को देख करके जाइएगा। साथ ही आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी ये पेपर बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके, पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग है, क्रोध, भय, प्रेम और ईर्ष्या। साथियों देखो, पलायन का मतलब होता है हम किसी स्थान से दूर भागते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, वो कहलाते हैं पलायन। तो क्रोध के मारे तो जो संवेग उत्पन्न होता है वो युयुत्सा है। साथियों यहाँ पर प्रेम भी पलायन से संबंधित नहीं है, ईर्ष्या भी पलायन से संबंधित नहीं है, बल्कि जो भय नामक संवेग है, भय नामक संवेग का संबंध किससे है? पलायन नामक मूल प्रवृत्ति से है। साथियों जब हमारे अंदर भय नामक संवेग उत्पन्न होगा तो हम वहाँ से दूर भागेंगे, पलायन कर जाएंगे। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न है, वृद्धि होती है, आंतरिक होती है, बाह्य होती है, 1 व 2 और इनमें से कोई भी नहीं। तो अच्छी तरह से मैंने बता रखा है कि कोई नहीं वाला विकल्प एग्जाम में सही नहीं होता है। साथियों वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग पहलू है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। वृद्धि का संबंध शरीर के बाह्य रूप से होता है, जबकि विकास का संबंध आंतरिक मन से होता है। साथियों तो मतलब वृद्धि कैसी होती है? फिर बाह्य होती है। दूसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, टाइम अब आपके पास कम ही बच रहा है। तो लगातार ये टेस्ट सीरीज अटेंड जरूर करिएगा, पूर्णतः निःशुल्क टेस्ट सीरीज है आप सभी के लिए ये। तीसरा प्रश्न है, बालक द्वारा किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करना कहलाता है सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा और इच्छित प्रेरणा। तो देखो सीधी सी चीज़ है, बालक द्वारा कोई कार्य यदि स्वयं की इच्छा से किया जा रहा है तो स्वयं की इच्छा से किया गया कार्य सकारात्मक प्रेरणा का परिणाम होता है। साथियों इसलिए तीसरा जो प्रश्न है इसमें प्रथम विकल्प सकारात्मक प्रेरणा वाला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 है, वातावरण, थकान, प्रेरणा, सीखने की विधि, परिपक्वता आदि किसे प्रभावित करते हैं? बुद्धि को प्रभावित करते हैं, स्मृति को प्रभावित करते हैं, प्रेरणा को प्रभावित करते हैं या अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से मैं आपके लिए ये प्रश्न लेकर चल रहा हूँ। साथियों जो हमारा आसपास का वातावरण होता है, कार्य करते करते हमें थकान हो जाती है, किसी चीज़ को करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, हम जिस तरीके से सीखते हैं, हमारी सीखने की विधि, हम कितने परिपक्व हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करने वाली चीज़ों के अंतर्गत आती है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने और अब्राहम मेस्लो के द्वारा। तो साथियों उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इनमें से जिसके द्वारा दिया गया है उसका नाम आपको प्रश्न संख्या 5 में चुनाव करना है उसके नाम का। साथियों यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिए गए विकल्पों में से E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, बंधवाद का सिद्धांत इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। साथियों पावलोव के द्वारा तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था, जबकि स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो आपके प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? पहला विकल्प संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती है। दूसरा विकल्प है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं विशुद्ध होती है। तीसरा विकल्प है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। और चौथा विकल्प है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। तो छठे प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा?
देखो जो संज्ञानात्मक मतलब हमारी मानसिक विकास से संबंधित प्रक्रिया है, हम जो चीज़ें माइंड से सीखते हैं उनकी बात की जा रही है। तो साथियों इसमें किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल संज्ञानात्मक प्रक्रिया सक्रिय होती है, सक्रिय रहकर हम चीज़ों को सीखते हैं, ये विशुद्ध भी होती है। लेकिन तीसरा विकल्प कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। जी नहीं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को आप प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय देख नहीं सकते हो साथियों, ये विकल्प गलत है। अर्थात इसको संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताओं में सम्मिलित हम नहीं करेंगे। तो थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही आंसर है। चौथा विकल्प जो कह रहा है कि एक दूसरे से संबंधित होती है, तो ये भी सही है। ओनली तीसरा ही विकल्प यहाँ गलत है, तो गलत को ही देखना था, इसलिए छठे प्रश्न में तीसरा ही विकल्प आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो देखो 7वां प्रश्न है, स्कीमा का मतलब है खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, और चौथा है शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। तो स्कीमा का अर्थ इनमें से किससे लिया जाएगा साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? स्कीमा का मतलब क्या होगा? तो स्कीमा ज्ञान की संरचना का निर्माण स्कीमा कहलाता है साथियों। और दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना मतलब ज्ञान का इकट्ठा करना माइंड में, वही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है, ये माइंड में हम जो सोच के रखते हैं, तो यही स्कीमा है। तो थर्ड विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 8। साथियों 8वां प्रश्न है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों के विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रकरण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोम ब्रूनर को, जीन पियाजे को, जेपी गिलफोर्ड को और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। तो साथियों ये सूचना प्रक्रमण का जो सिद्धांत है, ये बुद्धि का ही एक सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया था, जिसको बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत कहते हैं साथियों। क्या कहा जाता है? बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न है, आनुवांशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन और युग्मज। प्रश्न रिपीट हुआ है पिछले टेस्ट का, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं साथियों। इनमें से आनुवांशिकता की इकाई जीन को कहा जाता है। पिछले टेस्ट में ही मैंने इस प्रश्न को किया था, करवाया था आप लोगों से, बट रिपीट हुआ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी से। तो चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आपके प्रश्न संख्या 10। अधिगम अंतरण का थोंडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को हम यहाँ से हटा देते हैं। देखो अधिगम अंतरण का मतलब होता है अधिगम का स्थानांतरण। जब हम एक क्षेत्र में कोई ज्ञान को सीख लेते हैं, यदि उसका प्रयोग दूसरे क्षेत्र में सीखने के लिए किया जाता है, तो उसको ही अधिगम अंतरण कहा जाता है साथियों। और इससे ही संबंधित जो थोंडाइक ने अधिगम अंतरण का सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत जाना जाता है अनुरूप तत्वों के सिद्धांत के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? अनुरूप तत्वों के सिद्धांत के नाम से उसको जाना जाता है। अर्थात विकल्प नंबर आपका 2 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 11 पे हम आ चुके हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रहा है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको जेपीडी कहा जाता है, की अवधारणा रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है द्वारा दी गई है। L.S. वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है, M. प्रेस्ले के द्वारा दी गई है, B. रोगोप के द्वारा दी गई है और A. कोलिंस के द्वारा दी गई है। तो देखो निकट विकास का सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपको ये पता है तो इस प्रश्न का आंसर बड़ी ही आसानी से आप दे सकते हो। जेपीडी, जॉन और प्रोक्सिमो डिस्टल। साथियों ये जो सिद्धांत है ये लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो लेव वाइगोत्स्की, L.S. वाइगोत्स्की, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 11वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो देखो आपके प्रश्न नंबर 12 है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था की बात की जा रही है? शैशव अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था,
किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। तो साथियों यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति। शेष अवस्था में तो नहीं बढ़ेगी घूमने की प्रवृत्ति, उत्तर बाल्यकाल, किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था में भी नहीं बढ़ेगी। तो अब आपके सामने दो विकल्प है, उत्तर बाल्यकाल और किशोर अवस्था। कौन सा विकल्प आप सही करोगे? तो इसका जो सही आंसर है उत्तर बाल्यावस्था जो होती है साथियों 10 से 12 वर्ष के आसपास का समय। इस उम्र में बालक में नई चीज़ों को खोज करने की और निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति या घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो सेकंड विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न टाइपिंग में छूट गया है, तो प्रश्न की संख्या 31 हो सकती है इस टेस्ट में आपके। तो चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने? बिने ने, रीड ने, टर्मन ने और केटल ने। देखो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय यहाँ पर जिसके द्वारा विकसित किया गया है उसका नाम आपको बताना है साथियों। विलियम स्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसके बाद में इसको विकसित करने का कार्य टर्मन ने किया था साथियों। इसने 1916 में जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु का जो सूत्र था इसमें इंटू 100 का प्रयोग किया था। तो विकल्प 3 इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन और स्वस्थ वातावरण। तो देखो एक बालक जो पिछड़ा बालक होता है अगर यदि उसमें शारीरिक दोष है तो वो शारीरिक दोष भी उसके पिछड़ने का कारण हो सकता है। जैसे किसी बालक को देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसको सही ढंग से दिखाई नहीं देता है तो वो ढंग से पढ़ नहीं पाता है और पिछड़ जाता है। सामान्य बुद्धि का अगर उसमें अभाव है तो उससे भी बालक पिछड़ सकता है। विशिष्ट पिछड़ापन है तो उससे भी बालक पिछड़ सकता है। लेकिन यदि उसको रहने के लिए स्वस्थ वातावरण मिलता है साथियों तो ये पिछड़ने का कारण थोड़ी हो सकता है। अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प है स्वस्थ वातावरण, ये पिछड़ने का कारण या पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा। तो प्रश्न 15 में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए और समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो देखो प्रश्न सीधा सा है कि जो बालक प्रतिभाशाली या प्रतिभावान मतलब बहुत अच्छे माइंड वाले बालक होते हैं, यदि आपको उनकी पहचान करनी है तो क्या उनके अभिभावकों से पूछने जाओगे कि क्या आपका बच्चा अच्छा है पढ़ाई में? तो बिल्कुल अच्छा है, वो तो इंटेलिजेंट है, ऐसा वो कहेंगे। लेकिन क्या उनकी बात को आप मानोगे? क्या उसके आधार पर ही आप घोषित कर दोगे कि हाँ इन्होंने कह दिया मतलब ये प्रतिभाशाली है? जी नहीं, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को हमें सर्वाधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर हमें ये पता चल सकता है कि बालक प्रतिभाशाली है या नहीं है। विकल्प 2 आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है प्रश्न नंबर 16 का साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। बाकी तीसरा विकल्प कह रहे शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, तो शिक्षक का झुकाव भी खास छात्रों की तरफ हो सकता है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं साथियों। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को और प्रखर बुद्धि बालक को। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है एक बार, ये रीट के एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर मंदबुद्धि बालक और पिछड़ा बालक दोनों ही विकल्प में हो सही साथियों, तो फिर आपको क्या करना है? मंदबुद्धि बालक को सही करना है कि मंदबुद्धि बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। पिछड़े बालक को सही नहीं करना है, लेकिन अगर मंदबुद्धि बालक विकल्प में नहीं है तो फिर वहाँ पर आपको पिछड़े बालक को सही करना है, और दोनों ही विकल्प में होने पर आपको मंदबुद्धि बालक को सही करना है, क्योंकि एग्जाम में इसी को सही माना गया था। तो विकल्प 1 आपके दिए गए विकल्पों के अनुसार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। 18वां प्रश्न है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मौलिक अनुसंधान कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है
या इनमें से कोई भी नहीं। तो वापस इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प है जिसको हम हटा देते हैं। साथियों, अगर सामाजिक समस्या से संबंधित अनुसंधान होता है और विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। अब विद्यालय में संचालित किया जाने के कारण इसको क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे, ना कि सामाजिक अनुसंधान। अतः विकल्प नंबर 2 ही आपका 101% सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। साथियों 19वां प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को और प्रौढ़ावस्था को। तो जिसको मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है वह अवस्था कौन सी है? सभी को पता होगा, 0 से 5 वर्ष तक ये चलती है, 6 से 12 वर्ष तक ये चलती है, 12 से 18, 19, 20 तक ये चलती है, और प्रौढ़ावस्था ये 18, 19 के बाद की जो समय है उसके अंतर्गत आ जाती है। तो मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या मतलब झूठी परिपक्वता, मतलब मिथ्या मतलब झूठी और परिपक्वता, तो झूठी परिपक्वता जिसमें बालक स्वयं को बड़ा और बड़े उसे छोटा समझते हैं, वो होती है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था होती है? वो बाल्यावस्था होती है। इसी को मिथ्या परिपक्वता का समय कहते हैं। साथियों सेकंड विकल्प आपके बिल्कुल सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। तो 20वां प्रश्न है आपके, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, और इनमें से सभी। तो देखो, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम की बात की जा रही है। बहुत ज़्यादा चांसेज है गलत आंसर करोगे आप इसका, क्योंकि आप जाओगे उपयुक्त सभी पे, तो ये गलत है भाई। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर वंश क्रम निर्धारित करता है, अगर ऐसा प्रश्न होता तो सभी राइट रहता, लेकिन संज्ञानात्मक विकास में शारीरिक संरचना थोड़ी आएगी। शारीरिक संरचना अगर संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक मतलब मानसिक विकास से, और मानसिक विकास का संबंध किससे है साथियों? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव से। अतः विकल्प 1 आपका सही है। समझ में आया प्रश्न या नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, बट इसका प्रथम विकल्प ही सही है। चौथा कब सही होता? जब प्रश्न पूछता वंश क्रम निर्धारित करता है, तो ये फिर सही सभी चीजें हो जाती है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास में तो ये सिर्फ मस्तिष्क से आएगा। अतः पहला ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। दूसरा विकल्प है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा विकल्प, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। और चौथा विकल्प, व्यावहारिक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो बताओ 21वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो कथन सही नहीं है उस कथन का आपको 21वें प्रश्न में चुनाव करना है। साथियों देखो, पहला विकल्प जो कह रहा है कि अध्यापक अगर विश्वास करे कि विकास प्रकृति की वजह से होता है तो वो अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है। सही है, प्रकृति की वजह से हो रहा है तो अनुभव प्रदान करने को महत्व का दे रहा है साथियों? ठीक है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है, ये भी सही है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, तो गलत है ये, क्योंकि अध्यापक बचाव कर सकते हैं नकारात्मक घटनाओं से। जो प्रारंभिक जीवन में बालक के सामने नकारात्मक घटनाएं आती है उनसे अध्यापक बचाव कर सकते हैं। साथियों विकल्प 3 आपके 21वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? पहला विकल्प, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्रश्न को समझोगे तो ही आंसर दे पाओगे इस प्रश्न का भी। साथियों जो विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है वो आपको बताना है। तो साथियों परिपक्वता को अधिगम से अलग करने वाली जो विशेषता है वो है विकल्प नंबर 1 में, कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि परिपक्वता अपने आप आती है, सीखा नहीं जाता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। साथियों विकल्प 1 आपके 22वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 23 है, वयः संधि काल निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुता या सत्ता के विपरीत है ये, विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही और सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर रहना खेलना अधिक पसंद। ठीक है, बैठकर रहकर खेलना अधिक पसंद। तो 23वें प्रश्न में राइट आंसर देख लीजिए एक बार कि बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। बाह्य अभिव्यक्ति, वह संधि काल की बात की जा रही है जिसमें बाह्य अभिव्यक्ति जिसमें नहीं दिख रही है। तो प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध कर रहे हो तो बाह्य अभिव्यक्ति है, अशांति कर रहे हो तो बाह्य अभिव्यक्ति है, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही हो रहे हो मतलब कार्य कर रहे हो तो बाह्य अभिव्यक्ति है, लेकिन सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर रहकर खेलना अधिक पसंद, तो इसमें बाह्य नहीं आंतरिक अभिव्यक्ति हो रही है साथियों। अतः 23वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। 24वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? पहला विकल्प है विकास एक सतत प्रक्रिया है, दूसरा विकल्प है विकास आनुवंशिकी के कारण होता है, तीसरा विकल्प है सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है और चौथा विकल्प है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो जो सही रूप से विकास को प्रदर्शित कर रहा है उस कथन का आपको चयन करना है। साथियों सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। आनुवंशिकी के कारण भी होता है, ये भी सही है। सभी व्यक्तियों के विकास की दर समान होती है, गलत है ये, क्योंकि अलग अलग होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, गलत है ये भी, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो तीसरा चौथा तो गलत हो गया। अब आपके सामने पहला या दूसरा। साथियों दूसरे विकल्प को देखें तो आनुवंशिकी के कारण ही नहीं, विकास वातावरण के कारण भी होता है साथियों। तो ये विकल्प भी उतना सटीक नहीं है जितना पहला विकल्प सटीक है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अतः यही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे तो आपके 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। पहला, अधिगम एक व्यवहारगत परिवर्तन की प्रक्रिया है, दूसरा अधिगम दवा इत्यादि से संबंधित है, तीसरा संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करते हैं और चौथा अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है। तो बिल्कुल अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है, हमारी क्रिया को भी निर्देशित करते हैं संवेग, व्यवहारगत परिवर्तन की प्रक्रिया है अधिगम, ये तीनों ही कथन सत्य है। लेकिन दूसरा कथन कह रहा है अधिगम दवा इत्यादि से, तो दवा इत्यादि से जो परिवर्तन, थकान, दवा, नींद इत्यादि से जो परिवर्तन होता है साथियों, उसको आप अधिगम नहीं कह सकते हो। तो दूसरा कथन क्या हुआ, फिर आपका असत्य हुआ। 25वें में आपके दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 26 से निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है? खेल तकनीकी, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण और व्यक्तिगत अध्ययन। तो देखो यहाँ पर जो प्रक्षेपी तकनीकियाँ और अप्रक्षेपी तकनीकियाँ होती है, अगर देखें खेल तकनीकी भी प्रक्षेपण तकनीकों में सम्मिलित है, शब्द साहचर्य परीक्षण भी प्रक्षेपी तकनीकी है, चित्र साहचर्य परीक्षण भी प्रक्षेपी तकनीकी है, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन साथियों प्रक्षेपी तकनीकों में सम्मिलित नहीं होता है। तो चौथा विकल्प यहाँ गलत है और यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह प्रक्षेपण विधियों में या प्रक्षेपण तकनीकियों में नहीं आता है साथियों। तो 26वें में आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 27वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन ज़रूर प्रदान करिएगा साथियों। हमारा मोटिवेशन यही है, लाइक और सब्सक्राइबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। आपके 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, दूसरा विकल्प है सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ वह गति नहीं रख पाते हैं, तीसरा विकल्प है अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं और चौथा विकल्प है कम बुद्धि रखते हैं। तो बताओ प्रश्न नंबर 27 में कौन सा विकल्प सही है? जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उनकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो बिल्कुल पहला विकल्प कह रहा है कि जो प्रकृति प्रदत्त योग्यता होती है उनसे कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सही ही कथन है पिछड़े बालकों के संबंध में। सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ गति नहीं कर पाते हैं, सही कथन है। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, ये कथन गलत है साथियों। क्यों?
सॉरी, हाँ ये भी सही है, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, ये भी सही है, लेकिन कम बुद्धि रखते हैं, ये क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि एक सामान्य बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है साथियों, इसलिए कम बुद्धि रखते हैं, ये गलत है। तो आपके चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो प्रत्यक्ष समायोजन का जो तरीका है, प्रक्षेपण विधि जो है ये अप्रत्यक्ष तरीका है समायोजन का। कौन सा तरीका है? अप्रत्यक्ष। दमन जो है विचारों को दबाना, ये भी अप्रत्यक्ष तरीका है। प्रतिगमन ये भी अप्रत्यक्ष तरीका है, लेकिन लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके 28 पे सही रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 31 है, तो 30वां मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो देखो, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगमन करता है, अंतः क्रिया का फल है। कौन सी अंतः क्रिया? वंशानुक्रम व वातावरण के बीच अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप विकास होता है। तो ये तीनों कथन सही हुए, मतलब चौथा कथन जो है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है, क्योंकि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, बल्कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक में पहले सामान्य गुण आते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है। तो चौथा विकल्प आपके 30वें पृष्ठ का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 31वां क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। 31वां प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का और सभी। तो देखो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है साथियों, लड़की जो है कि अंदर आई, कोट कहाँ पर फेंका? फर्श पर। लड़की की माँ ने कहा कि कोट को उठाओ और बाहर निकलो और बाहर दोबारा अंदर आओ और कोट को कहाँ पे टांगो? खूंटी पर। तो ये चीज़ें अंदर बाहर एक निश्चित श्रृंखलागत तरीके से हो रही है, अतः यह उदाहरण श्रृंखलागत अधिगम का है। विकल्प 1 31वें प्रश्न में सही है। ये आपके पेपर नंबर 55 पूरा हुआ। ये जो आपको यहाँ ये जो वीडियो दिख रहा है ये प्ले लिस्ट है, इसमें आप पिछले 54 टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। इस पर टच करके 54 टेस्ट ओपन हो जाएंगे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।